तीसरी बड़ी सबसे बड़ी ज़मीन है वक्फ के पास। यदि वक्फ की प्रॉपर्टी से कमाई होगी तो फिर मुसलमानों का भी भला होगा। अच्छा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार, मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजीत प्रताप सिंह। तो देखिए, कल 12 घंटे की लंबी चर्चा के बाद आखिरकार वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में 288 वोटों के साथ पास हो गया और आज इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। लेकिन क्या कुछ इसके मायने सामने निकल कर आएंगे? राज्यसभा में क्या नंबर गेम नजर आ रहा है? क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? क्या चुनौतियां पेश आ सकती हैं? इस पर हम अजीत से विस्तार से चर्चा करेंगे। अजीत, सबसे पहले राज्यसभा का नंबर गेम जरा हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, राज्यसभा में इस समय 236 टोटल नंबर्स हैं, सांसदों की संख्या। 236 में से बीजेपी के 98 हैं और 236 के हिसाब से अगर बहुमत देखा जाए तो 119 का होता है, 119 सदस्य। तो बीजेपी के 98 हैं। अब बीजेपी के जो सहयोगी हैं उनको मिलाकर 115, 115, तब भी 4 सदस्यों की ज़रूरत पड़ेगी। बीजेडी के और एआईडीएमके या इस तरह चंद्रबाबू नायडू की जो बेटे हैं उनकी पार्टी के भी कुछ सांसद हैं। तो ये सब ना सत्ता पक्ष में है ना विरोध में है। तो इनको अगर हम ना भी जोड़ें तो जो 6 नॉमिनेटेड सदस्य हैं, जो कि माना जाता है कि ये सरकार के हैं, अगर वो 6 सदस्य वोट करते हैं इस बिल में तो सरकार की संख्या 121 हो जाएगी। बिल पारित करने के लिए सिर्फ 119 की ज़रूरत है। तो ऐसे में लग रहा है कि बिल पारित हो जाएगा। वैसे भी कल हमने लोकसभा में देखा टोटल 543 है टोटल संख्या। 293 बीजेपी की थी, एनडीए की थी, और 288 उनको मिले। जहाँ तक उनकी बात करें इंडिया गठबंधन की, तो 232 शायद मिले हैं। 232। हाँ, 238 उनके होते थे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो लोकसभा में जिस तरह का बहुमत दिखाई पड़ा, राज्यसभा में भी सहयोगी सब साथ देंगे ही, क्योंकि टीडीपी, जेडीयू या जो एनडीए के सहयोगी हैं सब दे ही रहे हैं। तो ऐसे में 115 तो ऑलरेडी है ही हैं, 4 सदस्यों की ज़रूरत पड़ेगी और नॉमिनेटेड जो हैं वो भी माने जाते हैं कि सरकार के पक्ष में मतदान करते हैं। तो 121 आराम से पास हो जाना चाहिए। और विरोधी सांसदों की बात करें तो मैंने बताया 85 हैं। तो वो संख्या ऐसी नहीं है कि जो कुछ प्रॉब्लम। संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलों में जो है एनडीए की स्थिति नज़र नहीं आ रही है राज्यसभा में। और इस बिल को जब रखा जाएगा उस दौरान चर्चा में क्या बातें सामने निकल कर आती हैं, ये भी महत्वपूर्ण होगा अजीत, क्योंकि 1 बजे ये बिल जो है राज्यसभा में पेश होने वाला है। कांग्रेस की तरफ से बैठकें की गई है कि क्या रणनीति रहने वाली है, क्योंकि कल लगभग 12 घंटे तक लंबी चर्चा चली। हमने सुना तमाम नेताओं की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई, किस तरह से सदन से वो तस्वीर सामने निकल कर आई जब असदुद्दीन ओवैसी ने उस बिल की कॉपी जो है उसे फाड़ा था। उस वक्त जगदम्बिका पाल की तरफ से कहा गया कि ये घटना जो है वो असंवैधानिक है। रविशंकर प्रसाद की तरफ से मुद्दा उठाया गया कि ज़रा वक्फ की जो ज़मीन है उसको लेकर आपने ये देखा है कि उसमें कितने हॉस्पिटल्स बने, कितने एजुकेशन सेंटर्स बने, कितने विद्यालय स्कूल बने, कितने स्किल्स के लिए वहाँ पर चीज़ें बनी, कितने इस तरह की बिल्डिंग्स बनी, महिलाओं को रोज़गार देने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए क्या कुछ किया गया। यही वजह है कि इन तमाम मुद्दों पर जब मौजूदा सरकार ने सोचा, विचार विमर्श किया, तो इस बिल की जो ज़रूरत है वो आन पड़ी है। सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और अब हम ये आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, अब अगर राज्यसभा में इस बिल को पास कर दिया जाता है, आगे का क्या प्रोसेस हो सकता है और कितना वक्त लगेगा इस बिल के इम्प्लीमेंटेशन में? देखिए, राज्यसभा से पारित होने के बाद सीधे राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति जैसे ही हस्ताक्षर करते हैं ये कानून बन जाता है। तुरंत गजट में नोटिफाई करते हैं और लागू कर दिया जाता है। तो लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, राष्ट्रपति के पास भेजा गया, राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिए। तो ये ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, कुछ दिनों में ही ये कानून बन जाएगा अगर राज्यसभा से पास होगा। जहाँ तक बिल के दौरान चर्चा की बात है, तो चर्चा के दौरान दोनों तरफ से बातें आई। ओवैसी ने भी बिल फाड़ा, या ऐसी घटनाएं तो संसद में होती रहती हैं, लोग बिल फाड़ते रहते हैं। लेकिन जो चर्चा हुई वो सबसे अहम थी और खुद गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से परतें खोली और ये कहा कि
तीसरी बड़ी सबसे बड़ी ज़मीन है वक्फ के पास, सबसे ज़्यादा ज़मीन है रेलवे के पास, फिर डिफेंस के पास और फिर वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख हेक्टेयर के आसपास वो ज़मीन है। और कमाई के मामले में देखिए तो 5 साल पहले इन प्रॉपर्टी से कमाई होती थी 150 करोड़, 3 साल पहले 35 करोड़ रुपए हुई, पिछले साल 1.3 करोड़ हुई, यानी 150, 35 और 1.3। तो निश्चित तौर पर जो आंकड़ा है जो कमाई का वो लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। लगभग ख़त्म हो जा रहा है ना, सारी कमाई तो सब जो लोग हैं वो पचा ले रहे हैं, जो भ्रष्टाचार चल रहा है। अमित शाह ने खुद सदन में बातें की कि कांग्रेस की सरकार ने कर्नाटक में एक ज़मीन वक्फ की थी, उसको 99 साल के लिए लीज दिया और उस पर 5 स्टार होटल बन गया। तो इस तरह के भ्रष्टाचार ढेर सारे घटनाएं कल हुई चर्चा में, उदाहरण दिए गए कि किस तरह से बेजा इस्तेमाल होता है। सरकार ने यही कहा कि हमें माइनॉरिटीज़ के अफेयर्स में कोई दखलंदाजी नहीं देना है, बल्कि ये जो भ्रष्टाचार है जिसका उपयोग बड़े पैमाने पे पैसे हम कमा सकते हैं और उसका उपयोग जो गरीब मुसलमान हैं उनके लिए हो सकता है, उनको अच्छा करने के लिए, उनको मेडिकल उनको सशक्त करने के लिए, एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए हो सकता है। और यही हम करेंगे, दूसरे धर्म का कोई नहीं जाएगा वहाँ पे, सब लोग। अजीत, आपने बेहद महत्वपूर्ण बातें कही, क्योंकि हम जब बिल पर कल भी चर्चा कर रहे थे, कल जब हम देख रहे थे बिल को, तो इस तरह की जानकारियाँ सामने निकल कर आ रही थी कि गैर मुस्लिमों की भी उस बोर्ड में एंट्री अब हो सकती है। इसको खारिज किया गया अमित शाह की तरफ से। वो क्या कुछ बातें कही गई, हम चाहेंगे कि वो जो स्थिति है आप साफ करें। एक्चुअली इस बिल में एक वक्फ बोर्ड बनाने की बात कही गई है जो पूरा संचालन करेगा वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को। उस बोर्ड में दो व्यक्ति दूसरे धर्मों से बात कही जा रही थी, लेकिन कल अमित शाह जी ने खारिज किया। 2 महिलाओं की भी बात कही गई, वो मुस्लिम ही होगी, जो स्पेशलिस्ट होते हैं और उनको लिया जाएगा। क्योंकि देखिए हर क्षेत्र में आप देखिए महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। पहले, अब पुराना ज़माना तो है नहीं कि महिलाएं बुर्का पहन के घर में बैठ रही हैं, अब लोग नौकरी भी कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर भी बन रहे हैं। तो ऐसे में वक्फ की प्रॉपर्टी के संचालन में भी महिलाओं का रोल होना चाहिए, उनके भी सुझाव होने चाहिए। इसीलिए 2 महिलाओं को उस बोर्ड में रखने की बात कही है। और लोकसभा में जिस तरह से पारित हुआ, इसमें तो कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और अब राज्यसभा में भी आज अगर पारित हो जाता है तो निश्चित तौर पर कानून बन जाएगा। और सबसे अहम बात कि आप देखिए बिल पारित करने के बाद जिस तरह से लोगों में, खास करके माइनॉरिटीज़ के लोगों ने इसका स्वागत किया, मिठाइयाँ, हमने वो तस्वीरें भी देखी। अजीत, आपने देखा होगा पसमानदा जो मुस्लिम्स है उनमें बेहद जोश नजर आया, क्योंकि उनको अब उनका हक जो है वो वापस मिलता हुआ नजर आया। बिल्कुल, दाऊदी बोहरा हैं, पसमानदा मुसलमान होता है, बड़ी संख्या है इन लोगों की। तो ये सब उन्होंने खुशी जाहिर की, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार होता है, उनकी ज़मीन का कब्जा ले लेते हैं। लेकिन अब इस बिल में एक क्लॉज है कि अगर दान नहीं दिया गया वक्फ को, तो वक्फ को प्रॉपर्टी दी ही नहीं जा सकती, वो प्रॉपर्टी वक्फ की हो ही नहीं सकती। तो दान देना महत्वपूर्ण है। पहले किसी भी प्रॉपर्टी पे वक्फ मतलब अपना बताता था ये हमारी है, पार्लियामेंट को कहा कि नहीं ये हमारी प्रॉपर्टी पे है। महाकुंभ लगा प्रयागराज में, वहाँ भी एक मौलाना ने बोला नहीं ये तो वक्फ की प्रॉपर्टी पे लग रहा है। बिल्कुल। और अजीत, आप उस दौरान वहाँ पर मौजूद थे और इस पर हमने चर्चा भी की थी, मुझे याद है। और हम आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, आपने जब महत्वपूर्ण बातें इस बिल से संबंधित की जो कल सदन में पेश किया गया और 14 संशोधन के साथ पेश किया गया, हम चाहेंगे कि इसके महत्वपूर्ण पॉइंटर्स भी हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि जिस तरह से अफवाह फैलाने का क्रम भी जारी है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी कुछ विपक्षी दल भी अफवाह फैला रहे हैं कि भाई ये बिल जो है वो मुस्लिम विरोधी है। कुछ पॉइंटर्स जो ये बताते हों कि मुस्लिमों का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है, खासकर गरीब मुसलमानों का, महिलाओं का और हर वर्ग का जो है मुस्लिम समुदाय में यहाँ पर इस बिल में ध्यान रखा गया है। क्या कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट? देखिए इस तरह की जो संस्था है वो लगभग सारे मुस्लिम देशों में है, चाहे आप इधर लेफ्ट में देख लें इंडोनेशिया हो या राइट में पाकिस्तान है, ईरान है, इराक है, सऊदी अरब अमीरात है, सीरिया है, मिस्र है, टर्की, यहाँ तक कि जो काफ़ी मॉडर्न बोला जाता है मुस्लिम कंट्री, वहाँ पर भी ऐसी व्यवस्था है, नाम अलग अलग है। तो ऐसी व्यवस्था उसी को देख के बनाई गई है। और सबसे बड़ी बात कि अगर 10 लाख हेक्टेयर ज़मीन आपके पास है, उसका अगर कमर्शियल उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। पहले मैंने बताया कि 150 करोड़ रुपए सालाना कमाई थी, फिर 35 करोड़ रुपए हुई और पिछले साल 1.3 करोड़। तो कमाई कैसे कम हो गई?
क्योंकि उसका फ़ायदा लिया जा रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। और कल गृह मंत्री ने ऑन रिकॉर्ड बोला, स्टेटमेंट दिया कि कर्नाटक में वक्फ की ज़मीन को आपने लीज पे दे दिया और वहाँ पे 5 स्टार होटल बन गया। तो इस तरह से आप भ्रष्टाचार होगा तो फिर तो निश्चित तौर पर जो सरकार उसमें हस्तक्षेप करेगी। और इसीलिए जो नए बिल में कुछ प्रावधान है, सबसे पहला प्रावधान कि पहले वक्फ में जितने भी डिस्प्यूट होते थे, वक्फ ट्रिब्यूनल एक होता था, वही अंतिम होता था। लेकिन अब आप उसको हाई कोर्ट में चुनौती देंगे, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। देश का कानून है, संवैधानिक देश कानून से चलता है, तो कानून की नज़र में आप बराबर हो गए। दूसरी चीज़ कि जो बोर्ड बनाया जाएगा उसमें महिलाएं आएंगी, एक स्पेशलिस्ट आएंगे। तीसरा जो है डीएम को पावर होगा सर्वे करने का। किसी भी ज़िले में जो डीएम होगा वो सर्वे कर सकता है कि वक्फ की कितनी प्रॉपर्टी है, सही है, गलत है, वो अपनी रिपोर्ट देगा, उसी के आधार पर अपना ये सब करेंगे। तो इसका काफ़ी विरोध, ये मुख्य बातें हैं जिनका विरोध किया जा रहा था। लेकिन कल सरकार की ओर से, चाहे वो किरेन रिजिजू हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, बीजेपी के भी लोग ने काफ़ी बोला, तो काफ़ी ऐसी बातें बताई जिसके चलते हमने देखा जब बिल पास हुआ तो लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, जो है नाच रहे हैं। मतलब निश्चित तौर पर जो गरीब मुसलमान हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बाट हो गई कि शायद उनके हक की भी है अजीत, बिल्कुल बात उनके हक की भी है। अच्छा, हाल ही में जिस तरह से अमेरिका की तरफ से टैरिफ का ऐलान 26% किया गया, ये कहा गया एक कांग्रेस नेता की तरफ से, भाई टैरिफ से ध्यान आकर्षित करना था, यही वजह है कि चर्चा इतनी लंबी चली, यही वजह है कि उस स्पेशल दिन को जो है वो चुना गया। तो क्या इस तरह की स्थिति भी देखने को मिली? ये देखिए राजनीतिक बयानबाजी है, इसका कोई मतलब नहीं है। टैरिफ अलग मुद्दा है, उससे जो है थोड़ा आपका एक्सपोर्ट महंगा होगा, उससे वक्त से क्या लेना देना। ध्यान क्या भटकाएंगे, वो तो काफ़ी महीने से ज़्यादा हो गया जो है ये बातें चल रही थी। डेट केवल ऐलान कल किया गया है, जो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, वक्फ के ज़रिए निश्चित तौर पर अगर इससे इनकम बढ़ती है तो निश्चित रूप से जो है इससे संसाधन जुटाने में आसानी होगी और लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। आप देखिए कि जो है महाकुंभ में 4 लाख करोड़ रुपए की राजस्व मिला सरकार को, बड़ा हिस्सा टैक्स मिला होगा। तो टैक्स क्या करेगी सरकार, अपने जेब में थोड़ी रखती है, तो जनता की भलाई के लिए खर्च करते हैं। रोड बनती है, बिजली आती है, पानी की व्यवस्था होती है। तो यदि वक्फ की प्रॉपर्टी से कमाई होगी तो फिर मुसलमानों का भी भला होगा। अच्छा, अजीत बिल्कुल आपने जो महत्वपूर्ण बात कही उसी से संबंधित मेरा ये अगला सवाल भी आपसे है, क्योंकि गरीब वर्ग को मुस्लिम समुदाय से सशक्तिकरण मिल रहा है, तो आखिर विपक्ष इस बात का विरोध करता हुआ क्यों नजर आ रहा है? जो मुस्लिम संगठन से जुड़े हुए, जो मुस्लिम पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं, वो इस बात पर अपना विरोध क्यों दर्ज करा रहे हैं? क्या उन्हें ये बात पसंद नहीं आ रही कि गरीबों को भी अब हिस्सेदारी दी जा रही है, या फिर उनकी जो तुष्टीकरण की राजनीति रही है उसका अब क्या होगा? ये सवाल लगातार उठ रहा है। बिल्कुल सबसे बड़ी बात है ये, क्योंकि हमने देखा कि 60 सालों तक तुष्टीकरण चली। वो लोग बहुत पावरफुल हुआ करते थे, उनकी बात मानी जाती थी। और मैंने आंकड़ों के ज़रिए बताया कि 5 साल पहले 150 करोड़ रुपए कमाई होती थी, पिछले साल 1.3 करोड़ कमाई हुई है। तो वो हिस्सा कहाँ गया? वो तो उन्हीं लोगों के पास जा रहा है ना, तो उनको तो दुख होगा ही। आप जनमानस की बात करिए, आप प्रदर्शन जंतर मंतर पे हुआ, वहाँ पे आया, लोग पहुँचे, राजनीतिक लोग पहुँचे, लेकिन आम जनता थोड़ी आई विरोध करने के लिए। आम जनता तो जान रही है, मुसलमान जान रहे हैं कि ये सब जो है भ्रष्टाचार करते हैं और ये अपने पेट में जा रहा है इनके। अगर जनता का जुड़ाव होता तो फिर आपको तो ऐसी तस्वीरें ना दिखती ना कि मिठाई बांट रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, नाच गा रहे हैं। इससे पता चलता है कि ये कुछ और मुद्दा था। और अब चूँकि विपक्ष का काम है विरोध करना सरकार का, वो जो है हमेशा विरोध के लिए विरोध करते हैं, लेकिन वो विरोध में कितना विरोध उनका जो है भारी पड़ रहा है, हम पिछले 10-12 साल से देख रहे हैं कि चुनाव में आप देख लीजिए, सारे चाहे वो राज्य हों चाहे केंद्र में, तो तीसरी बार जो है जीत गए। ऐसा तो पहले कहाँ हुआ था। तो पार्टियों का सफाया भी कहीं ना कहीं बिल्कुल, तो अब तो इस तरह से है, तो क्रेडिबिलिटी विपक्ष की ख़त्म होती जा रही है। और ये क्रेडिबिलिटी आएगी जब आप जेन्युइन बातें करेंगे, जेन्युइन प्रदर्शन करेंगे, लोगों के भलाई का काम करेंगे। तो ये सिर्फ विरोध का विरोध हो रहा है, इसीलिए वो लोग जो है कि अपनी क्रेडिबिलिटी ख़त्म कर रहे हैं। और आगे भी अगर सही मुद्दे नहीं पकड़ा गया, क्योंकि पास तो हो गया, विरोध करने से क्या होगा।
लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में भी नंबर गेम ऐसा शो कर रहे हैं कि लगभग पास ही हो जाएगा। तो ऐसे में विपक्ष के लिए सोचना होगा कि कौन से मुद्दे हैं जिनका विरोध किया जाना बिल्कुल, और चाहिए। तार्किक मुद्दों का यहाँ पर विरोध करने की ज़रूरत है, ना कि वो मुद्दे जो तार्किक मुद्दों पर विरोध करने की ज़रूरत नहीं है अजीत, क्योंकि वो मुद्दे जो एक्चुअल में जनता से सरोकार नहीं रखते हैं उनका आप विरोध कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका अजीत, तमाम जानकारियाँ महत्वपूर्ण आपने हमारे दर्शकों तक पहुँचाई है। तो वक्फ संशोधन बिल के ज़रिए गरीब मुस्लिमों को सशक्त किया जा रहा है, महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है। आज राज्यसभा में ये बिल पेश किया जाएगा, लेकिन विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। नमस्कार।